हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As per SEBI guidelines, DAS is are vested with the responsibility of developing indices as benchmark for debt mutual fund scheme. SEBI के अकॉर्डिंग डेट म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क इंडेक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहला ऑप्शन है एमफी, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड थीम सेल्फ, चौथा ऑप्शन है द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेट फंड्स और बैलेंस्ड स्कीम के लिए बेंचमार्क रिसर्च और रेटिंग एजेंसी बनाती है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी रिकमेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड एमफी करता है और इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। डैश इज यूज टू मेजर फंड रिस्क रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स। कौन सा मेजर्स बताता है कि फंड का रिस्क मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, दूसरा ऑप्शन है बीटा कोएफिशिएंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रायनर रेशियो, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है बीटा, बीटा कोएफिशिएंट। बीटा एक रिस्क मेजर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना मूव करता है। जैसे एग्जांपल, बीटा अगर 1 है तो फंड बेंचमार्क के साथ सेम मूव करेगा। एग्जांपल, निफ्टी 50 अगर 1% ऊपर गया है तो फंड भी 1% ऊपर जाएगा। बीटा क्योंकि 1 है, और अगर निफ्टी 50 1% नीचे गया है तो फंड भी 1% नीचे जाएगा। दूसरा ये है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है, जैसे कि बीटा 1.5 है, 1.5, तो निफ्टी अगर 1% ऊपर गया है तो फंड कितना ऊपर जाएगा? 1.5% ऊपर जाएगा। और निफ्टी अगर 1% नीचे गया मतलब निगेटिव है तो फंड 1.5% नीचे जाएगा। बीटा अगर 1 से कम है मतलब लो है तो यहाँ रिस्क कम होता है, जैसे कि फंड मैनेजर फंड बेंचमार्क से कम मूव करेगा। बीटा अगर 0.5 पे यहाँ पे और निफ्टी अगर 1% मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो फंड 0.5 मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोएफिशिएंट। The indices based on government securities will be an appropriate benchmark for which type of funds? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेस्ड इंडेक्स किस फंड के लिए बेस्ट बेंचमार्क होगा? पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो गिल्ट फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो गवर्नमेंट फंड होता है। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड, क्योंकि फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका बेंचमार्क भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ड इंडेक्स ही होगा। तो गिल्ट फंड मतलब 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड। इन केस द यूनिट्स आर प्लेज द यूनिट होल्डर डैश। अगर यूनिट प्लेज यानी कि गिरवी है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स आफ्टर द लॉक इन पीरियड। तो जब भी यूनिट्स अगर गिरवी होता है तो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स को सेल नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कैन नॉट सेल द यूनिट, इसका राइट आंसर है। आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बैंक को प्लेज करके लोन लिया, जब तक लोन क्लियर नहीं होता यूनिट सेल नहीं कर सकते हैं, स्विच भी नहीं कर सकते हैं। ओनली आफ्टर बैंक एनओसी देगा, जब आप लोन को पूरा कर देते तो बैंक एनओसी देगा तभी फ्री होगा आपका यूनिट, तब उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जब तक आपका यूनिट प्लेज है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। फॉर विच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैंडेटेड बाय सेबी। सेबी के हिसाब से किन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु सर्विसेज मोर देन 25 इन्वेस्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 25 इन्वेस्टर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू डिलिजेंस में 4 क्राइटेरिया होता है, आगे फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो हाँ, ये राइट आंसर है 50 लाख सिंगल म्यूचुअल फंड से होना चाहिए और 1 करोड़ पूरे इंडस्ट्री लेवल पर होना चाहिए। तो 2 नंबर राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर ऑफ ओवर रुपीज
1 करोड़ फॉर ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो 1 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड होगा। ऑल ऑफ द एबव रॉन्ग है, 3 नंबर भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 2 इसका राइट आंसर है। सेबी चाहता है कि लार्ज या फिर इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, इसलिए एएमसी को बोला गया है इन डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस करो। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर? जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उन पे ड्यू डिलिजेंस लगता है, जैसे कि बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाई एएम है जिनका, मल्टीपल लोकेशन पर काम करते हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो? मोर देन 20 लोकेशन, 20 लोकेशन पे अगर उनका ज्यादा बिजनेस है 20 लोकेशन से, तो ड्यू डिलिजेंस के पार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर 20 लोकेशन रहे तो आप उसको टिक कीजिए, वो राइट आंसर हो जाएगा। एयूएम राइज ओवर रुपीज 100 crore across industry in the non-institutional category but including high net worth individual। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उनका एयूएम 100 करोड़ होना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस में आ जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, मतलब सारे एएमसी में मिलाकर के उनका जो फाइनेंशियल ईयर उसमें 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सिंगल एएमसी म्यूचुअल फंड से 50 लाख का कमीशन आना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यही 4 चीज आपको याद रखना है ड्यू डिलिजेंस से, कि मोर देन 20 लोकेशन, 100 करोड़ इंडिविजुअल एवं कमीशन रिसीव 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, या फिर कमीशन रिसीव 50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंडिविजुअल 5 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है नॉन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 10 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंस्टीट्यूशनल कंपनी ये सब 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Which among the following bias can lead to concentrated portfolio? कौन सा बायस इन्वेस्टर को मजबूर करता है कि वो लिमिटेड और फैमिलियर इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाए, जिससे पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड हो जाए? तो पहला ऑप्शन है फैमिलियरिटी बायस, दूसरा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, तीसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है रिसेंसी बायस। तो इसका राइट आंसर है फैमिलियरिटी बायस। फैमिलियरिटी बायस का क्या मतलब होता है? इंसान जो चीज जानता है, फेमिलर है, उसी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर सिर्फ नोन चीजों में इन्वेस्ट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करता है, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना जानना है ना वो जानता है। जो चीज जानता है उसी में वो इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लिमिटेड रहता है, जिससे रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरह के बायस को क्या बोलते हैं? फैमिलियरिटी बायस। हर्ड मेंटेलिटी क्या बोलते हैं? जब लोग खुद का एनालाइज नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और लोगों को फॉलो करते। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर ज्यादा ही ओवर ट्रस्ट हो जाना। और रिसेंसी बायस मतलब रिसेंट इवेंट, अगर रिसेंट इवेंट पॉजिटिव है तो उनको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही होने वाला है, ऊपर ही मार्केट जाएगा। और अगर रिसेंट बायस नेगेटिव है, जैसे कि अभी 1.5 साल से वॉर चल रहा है, वॉर में है, तो अभी मार्केट गिर रहा है 1.5 साल से, तो अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट हमेशा गिरेगा ही, तो ये रिसेंसी बायस में आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस टाइप के बायस का क्या आंसर होता है। Which of these funds are suitable for investors who have a long-term investment horizon and are looking for growth? कौन सा फंड टाइप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है? पहला ऑप्शन है इनकम फंड, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विडिटी फंड। तो इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है डेट फंड, मतलब सेफ्टी हो, यहाँ पे रेगुलर इनकम हो, उससे रिलेटेड है। बट इक्विटी फंड जो हो गया वो कैपिटल आपका ग्रोथ के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी फंड। तो आपको ऐसे याद रखना, इक्विटी फंड मतलब ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन। डेट फंड में जैसे इनकम, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। With respect to the procedure for getting impaneled as a mutual fund distributor with AMC, the applicant needs to sign a declaration for। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ रजिस्टर होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ। तो ऐसा कुछ है नहीं गारंटी बोल के कि आपको 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ ऐड ही करना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत।
डिक्लेयरिंग द रिबेट गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, ये भी ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि रिबेट करिए कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में। इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन वन एआरएन कोड, ऐसा भी कुछ नहीं कि वन एआरएन कोड से ज्यादा होना चाहिए। कमिटमेंट टू अवॉइड स्टैच्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट तो होगा स्टैच्यूटरी नियम कानून रूल रेगुलेशन फॉलो करने का। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाए कि इसका राइट आंसर 4 नंबर वाला है। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इंपैनल होता है तो उसे एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इसमें मेन सेबी और एएमसी के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। ये जो होता है डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है, उसमें यही लिखा रहता है कि मैं स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस सर्कुलर सबको फॉलो करूंगा, तो उसको वो साइन करना पड़ता है इंपैनल के पहले। What is the investment objective of a mutual fund which seeks to grow in value over a period of time? कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है जब फंड का एम टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाना? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ म्यूचुअल फंड का गोल होता है टाइम के साथ पैसा ग्रो यानी इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आज 1 लाख इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में ये 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। ये मोस्टली किसमें होता है, इक्विटी फंड्स में। इसीलिए इक्विटी फंड जब लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो इक्विटी फंड लेते हैं ताकि पैसा ग्रो हो सके।